सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छामृत की इजाज़त दी। 13 साल से कोमा में है बेटा, माता पिता ने लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छामृत मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छामृत पैसिव यूथेनेसिया की मंजूरी दे दी है, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं और देश में इस तरह का यह पहला मामला है। और जस्टिस जेवी पारदीवाल वाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। यह प्रोसेस इस तरह से की जानी चाहिए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उससे रोक दिया जाए। इससे रोक दिया जाए क्योंकि हटा लिया जाए ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु के अपील पर सुनाया है। फैसले पर पिता अशोक ने कहा, हम इसके लिए लंबे समय से लड़ रहे थे। कौन से माता पिता अपने बेटे के लिए ऐसा चाहेंगे? पिछले 3 साल से हम यह मामला लड़ रहे थे। अब उसे एम्स ले जाया जाएगा और यह पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉपर हुआ करता था। हरीश हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिरे थे, तब से बिस्तर पर हैं। दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे और 2013 में हुए हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए और इसी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मारा गया और ये कोमा में चले गए और वह न कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया। इसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी कि खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है। इसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती और 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर बेड सॉर्स यानी कि गहरे घाव बन गए हैं और उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। यह स्थिति हरीश के लिए बहुत दर्दनाक है और परिवार के लिए उन्होंने ऐसे लिखना मानसिक रूप से बेहद कठिन हो गया है, क्योंकि वेंटिलेटर, दवाइयाँ, नर्सिंग और देखभाल पर कई साल से इतना खर्च हो चुका है कि परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है। हरीश राणा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 निर्देश दिए। मरीज को दी जा रही चिकित्सा सहायता को वापस लिया जाए, रोका जा सकता है और इस मामले में मान्यता लागू 30 दिन की पुनर्विचार अवधि को इस मामले में माफ़ कर दिया गया। इसको निर्देश दिया गया है कि मरीज को पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती किया जाए ताकि इलाज रोकने की प्रक्रिया पूरी तरीके से की जा सके। पैलिएटिव केयर यानी कि ऐसे मरीज को आराम देने वाली चिकित्सा जिनका इलाज संभव नहीं होता। मरीज को घर से अस्पताल शिफ्ट करने की आपूर्ति व्यवस्था एम्स करेगा और लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रोसेस एक विशेष चिकित्सा योजना के तहत की जानी चाहिए ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में शेक्सपियर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस पारीवाला ने फैसला सुनाते वक्त अमेरिका
धर्मगुरु हेनरी वर्ड बीचर ने शब्दों का हवाला देते हुए कहा कि ईश्वर मनुष्य से ये नहीं पूछते कि जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन देना ही पड़ता है। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हैमलेट की पंक्ति टू बी और नॉट टू बी का भी जिक्र करते हुए कहा कि अदालतों को कई बार इसी तरह की प्रश्नों के संदर्भ में मरने के अधिकार पर विचार करना पड़ता है। लाइफ सपोर्ट हटाने का निर्णय दो आधारों पर होना चाहिए। यह हस्तक्षेप चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता हो, यह मरीज के सर्वोच्च हित में हो। अदालत ने यह भी कहा है कि डॉक्टर का कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, लेकिन जब मरीज के ठीक होने की कोई संभावना न हो तो यह कर्तव्य उसी रूप में कायम नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कानून बनाने को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेसिया का जो कानून बनाने पर विचार करने का भी कहा है। फिलहाल भारत में यह केवल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आधार पर ही संभव है, जिसमें मरीज की स्थिति पर दो मेडिकल बोर्ड की राय जरूरी होती है। हरीश राणा के जो माता पिता ने इस सालों तक अपने बेटे की निर्वस्त्र देखभाल की और उनका परिवार कभी भी उनका साथ देने से पीछे नहीं हटा। सुप्रीम कोर्ट इच्छामृत्यु के केस में कहा, इच्छामृत्यु जो पैसिव यूथेनेसिया जो कि इसमें मरीज का इलाज या लाइफ सपोर्ट जैसे कि वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या दवाइयाँ रोक दी जाती हैं ताकि उसकी मौत प्राकृतिक रूप से हो सके, और इसमें डॉक्टर कोई नया काम नहीं करते, सिर्फ इलाज बंद करते हैं और मौत का कारण बीमारी ही रहती है। एक्टिव यूथेनेसिया जो इसमें मरीज को मौत देने के लिए डॉक्टर दवाई या इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और भारत में यह गैर कानूनी है। अगर कोई जानबूझकर किसी मरीज को दवाई देकर मारता है तो उसे बीएनएस की धारा के तहत हत्या के तहत आत्महत्या में मदद माना जाता है। भारत के संविधान में इच्छामृत्यु का क्या कानून है, जो कि 2005 में कॉमन जॉम्स नाम के एक एनजीओ ने पैसिव यूथेनेसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छामृत्यु के अधिकार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें 9 मार्च 2018 को सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी मरीज को लाइलाज बीमारी हो या वेजिटेबल स्टेट में यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जिंदा हो तो प्राकृतिक तरीके से मृत्यु के लिए उसका इलाज बंद किया जा सकता है और इससे इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाता है। यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है और जिसमें सम्मान से जीने का साथ सम्मान से मरने का अधिकार है। इच्छा मृत्यु को लेकर क्या नियम है कि 2018 में पैसिव यूथेनेसिया को बेहतर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 तरह के नियम बनाए हुए हैं। पहला नियम यह है कि जब मरीज ने पहले ही जो लिविंग विल लिख रखी हो, जैसे कि जब मरीज ने मेंटली फिट रहते हुए अपनी इच्छा से बिलिंग बिल लिखी हो। इस बिलिंग बिल में साफ तौर पर लिखा जाता है कि मरीज की बीमारी अगर लाइलाज हो जाए यानी कि अगर जब भी ठीक होने लायक न बचे तो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी कुछ नियम बनाए जो कि 18 साल से ज़्यादा उम्र और स्वास्थ्य व्यक्ति की बिलिंग
बिल लिख सकता है। मरीज ने 2 गवाहों के सामने बिलिंग बिल साइन की हो और डॉक्यूमेंट को जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वेरीफाई किया हो। इलाज करने वाले डॉक्टर, हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड और जिला स्तर के एक बाहरी मेडिकल बोर्ड की मंजूरी ली गई है, जो कि दोनों बोर्डों की मंजूरी मिलने के बाद वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद किया जा सकता हो। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में परिवार को जानकारी दी जाती है कि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। जब कोई बिलिंग बिल न हो तब मरीज अपने होश में रहते हुए बिलिंग बिल नहीं बनाता तो उसका परिवार या करीबी ये फैसला ले सकते हैं। हालांकि ये उतना आसान नहीं है जितने कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए इन नियमों का पालन करना होता है। अस्पताल के डॉक्टरों का एक बोर्ड मरीज की कंडीशन चेक कर रिपोर्ट बनाता है और कलेक्टर से 3 से 5 एक्सपर्ट का दूसरा मेडिकल बोर्ड बनाते हैं, जो कि रिपोर्ट चेक करता है और दोनों बोर्ड की सहमत होने पर इस फैसले को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है और मजिस्ट्रेट मरीज से मिलकर आखिरी निर्णय लेते हैं। अगर इसमें कोई तरह के विवाद की स्थिति होती है तो हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। क्या इससे पहले ऐसा किसी मामले में हुआ है? तो बता दें कि हरीश राणा का मामला भारत में पैसिव यूनेस्थीसिया ऐसा मामला पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बनाए नियम फॉलो कर रहे हैं। दरअसल 2018 से कॉमन जॉम्स फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाए थे जो कि अब तक किसी मामले पर लागू नहीं हुए हैं और हरीश का केस पहला मामला है जिसमें उन्हें लागू किया जा रहा है। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली AIIMS को आदेश दिया है कि वो एक दूसरी मेडिकल बोर्ड बनाए जो कि हरीश राणा की कंडीशन की जांच करे और इस केस में जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया हो और निगरानी भी चल रही हो। हालांकि 2011 के अरुणा शानबाग के केस में पैसिव यूनेस्थीसिया को पहली बार लीगल बनाया गया, जो कि 2018 के कॉमन कॉज केस का आधार बना, जो कि अरुणा शानबाग केस 1973 में KM अस्पताल में 42 साल की नर्स अरुणा शानबाग ये एक वार्ड असिस्टेंट ने हमला किया था, फिर रेप किया और इसमें लगी गंभीर दिमागी चोटों की वजह से अरुणा कोमा में चली गई और उनकी गंभीर हालत को देखते हुए साल 2009 में एक पत्रकार पिंकी बिरानी ने अरुणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और याचिका में अरुणा की लाइफ सपोर्ट मशीन हटाने की मांग की गई ताकि उसकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप अधिकार दिया है, लेकिन वरुण को इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी क्योंकि वह कुछ हद तक बिना मशीन के सांस ले रही थी और इसके बाद 2015 में अरुणा शानबाग की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गई। इच्छा मृत्यु को लेकर दुनिया भर में अलग अलग कानून हैं। जैसे अमेरिका में 20 राज्यों में एक्टिव यूनेस्थीसिया वैध है, जो कि वाशिंगटन DC में 12 राज्यों में कोर्ट के फैसले के आधार पर मेडिकल एंड इन डाइंग दवा देकर मौत वैध है अमेरिका का। और दूसरा देश है रूस, जो रूस में एक्टिव है पैसिव। दोनों तरह के यूनेस्थीसिया अवैध हैं और अगर डॉक्टर यूनेस्थीसिया करते हैं तो उन्हें सज़ा भी हो सकती है। पाकिस्तान में यूनेस्थीसिया पूरी तरह से वैध है, इसमें मदद करने या बढ़ावा देने पर 14 साल तक की सज़ा मिल सकती है। चीन में एक्टिव यूनेस्थीसिया को हत्या जैसा माना जाता है। 2022 में यह केस के बाद पैसिव यूनेस्थीसिया की शर्त इजाज़त मिल गई है, तभी ये होता है। तो मिडिल ईस्ट और तुर्की, जॉर्डन, लेबनान, इराक में यूनेस्थीसिया पूरी तरह से वैध है।
किन किन देशों में वैध है, जैसे मिडिल ईस्ट, ईरान, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, इराक में यूथेनेसिया पूरी तरह से बैन है, और इजराइल, सऊदी अरब और यूएई में एक्टिव यूथेनेसिया अवैध है। लेकिन पैसिव यूथेनेसिया अदालत के फैसले या कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और